गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत स्नेह। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लर्न साइंस विथ मैथ में। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 8 सोशल साइंस पार्ट 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। पार्ट 2 आपका है ब्रिटिश प्रशासन, नीतियाँ और प्रभाव। तो इस पाठ में जितने भी आपके प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पे हल करूँगी और आपको समझाऊँगी। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आप कमेंट में अपना नाम लिख सकते हैं जिससे मुझे पता चले कि कौन सा भैया या कौन सी बहन या कौन मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू। चलिए चलते हैं अपने अभ्यास की ओर। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सही है वह हमें चुनकर लिखना है। तो प्रश्न 1, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था? यानी रेगुलेटिंग एक्ट जो बना था वह किस सन में वह पारित हुआ था? तो 1750 ईस्वी या 1773 ईस्वी या 1857 ईस्वी में या 1940 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर है 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। अपना दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन हैं का नंबर 1784 ईस्वी में, खा नंबर 1790 ईस्वी में, गा नंबर 1801 ईस्वी में और घा नंबर है 1901 ईस्वी में। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी, अर्थात इसका सही उत्तर क्या होगा? 1784 ईस्वी में। अब प्रश्न नंबर 3, अगला प्रश्न 3, सन 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विलियम पिट, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही उत्तर क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। प्रश्न नंबर 4, सन 1813 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, का चार्टर एक्ट, खा पिट इंडिया एक्ट, गा नंबर रेगुलेटिंग एक्ट और घा नंबर सर्विस एक्ट। तो इसका सही आंसर क्या है या सही उत्तर क्या है? चार्टर एक्ट। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं जो अधूरे हैं, उन्हें जहाँ पे अधूरे हैं वहाँ हमें उन्हें पूर्ण करना है। तो प्रश्न 2 का पहला नंबर, क्लाइव ने निजामत का कार्य किस पर छोड़ दिया था? तो क्लाइव ने निजामत का कार्य बंगाल के नवाब पर छोड़ दिया था। फिर दूसरा, सन 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो किसको नियुक्त किया गया था? तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। फिर प्रश्न नंबर 2 का तीसरा, भारत में सिविल सर्विस की स्थापना किसने की थी? तो भारत में सिविल सर्विस की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। प्रश्न नंबर 2 का चौथा, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ और मुंबई में शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम चेन्नई और मुंबई में शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 2 का 5वां, आधुनिक डाक तार व्यवस्था को किसने शुरू किया था? तो भारत में आधुनिक डाक तार व्यवस्था को डलहौजी ने शुरू किया था। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3,
अब चैप्टर 2 के अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर क्रमांक 3 का पहला प्रश्न है, भूमि कर वसूल करने के लिए कंपनी के द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? तो उत्तर है हमारा कि भूमि कर वसूल करने के लिए कंपनी के द्वारा जमींदारों को नियुक्त किया गया था। फिर प्रश्न नंबर 3 का दूसरा प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न नंबर 3 का दूसरा प्रश्न है, कार्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को किस पुस्तक में संग्रहित किया गया है? तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है कि कार्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को कार्नवालिस संहिता में या नामक पुस्तक में संग्रहित किया गया है। प्रश्न 3 अति लघुत्तरी प्रश्न का तीसरा नंबर, किसान का भूमि पर अधिकार किस व्यवस्था के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था? तो इसका उत्तर क्या है कि महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसान का भूमि पर से अधिकार समाप्त कर दिया गया था। किस व्यवस्था के अंतर्गत? महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर से अधिकार किसान का समाप्त कर दिया गया था। लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी के पश्चात हम लघु उत्तरी प्रश्न की ओर चलते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न नंबर 4 का पहला नंबर प्रश्न है, दोहरी शासन व्यवस्था का बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी जो दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई थी उसका बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर है, बंगाल के नवाब के पास शासन का संपूर्ण दायित्व तो था, परंतु उनके पास शक्ति नहीं थी और ना ही धन था, और कंपनी के पास क्या था? सेना और कोष दोनों थे, किंतु उनके पास शासन और सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल की जो जनता थी दोहरी शासन व्यवस्था के कारण वो अति कष्ट में पड़ गई। अर्थात कि दो लोगों की शासन व्यवस्था बंगाल पर लागू हुई। एक तो वहाँ के नवाब जिनके पास शासन का संपूर्ण दायित्व था, और दूसरा अंग्रेज या कंपनी जिसके पास सेना और कोष दोनों थे पर उसके पास कोई दायित्व नहीं था। यानी दो लोग शासन कर रहे थे, तो एक के पास शक्ति और धन नहीं था और दूसरे के पास कोई दायित्व नहीं था। तो इस तरह की दोहरी शासन व्यवस्था के कारण बंगाल की जनता पे अति कष्ट भरे जीवन जीने पर विवश कर दिया इस शासन व्यवस्था ने। लघु उत्तरी प्रश्न का प्रश्न नंबर 2, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो इसका उत्तर क्या होगा कि कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश संसद ने सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। यानी जो कंपनी की गतिविधियां यहाँ भारत में होती थी उस पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1773 में एक एक्ट पारित किया और जिसका नाम क्या पड़ा? रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के उद्देश्य क्या थे? तो इसका उद्देश्य था कि कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना। यानी कंपनी के संगठन में जो भी दोष थे उसे हम वो दूर करना चाहते थे। और दूसरा कि भारत में कंपनी के शासन के दोषों का निराकरण करना। यानी जिस तरह से शासन कंपनी यहाँ भारत में शासन कर रही थी उसके में जो दोष थे उनको दूर करना। तो इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख उद्देश्य क्या थे कि कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना और दूसरा भारत में कंपनी के शासन के दोषों का निराकरण करना। प्रश्न नंबर 4 का तीसरा प्रश्न है, पिट इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? तो पिट इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि इस एक्ट ने कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को अधिकाधिक नियंत्रण का अधिकार दिया था। इस एक्ट की विशेष बात यह थी कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के आक्रामक युद्धों को नियंत्रित कर दिया गया था और गवर्नर जनरल जो था वह एक शासक की भूमिका में आ गया था।
इस एक्ट में कहा गया था कि भारत में साम्राज्य का विस्तार इस राष्ट्र की इच्छा, सम्मान तथा नीति के विरुद्ध है। अर्थात यहाँ आप अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते हैं, यह राष्ट्र की इच्छा, सम्मान और नीति के विरुद्ध है। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता था। यह एक्ट भले ही पारित किया गया था, किंतु जो कंपनी का गवर्नर था वह एक शासक की भूमिका में आ गया था और वह अपने साम्राज्य का विस्तार आक्रामक युद्धों से परे नहीं रहता था। वह लगातार यहाँ युद्ध करते थे और अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। अर्थात क्विट इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषताएं यही थी कि कंपनी को अधिकाधिक अधिकार दे दिया गया था और भारत में जो कंपनी अधिक आक्रामक युद्ध करती थी उस पर नियंत्रण किया गया था और गवर्नर जनरल जो है वह एक शासक की भूमिका में आ गया था और भारत में साम्राज्य का विस्तार इस राष्ट्र की इच्छा, सम्मान और नीति के विरुद्ध है। ऐसा इस क्विट इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषताएं थीं। प्रश्न नंबर 5 का पहला प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे समझाना है। तो ब्रिटिश शासन की जो आर्थिक नीतियाँ थीं वो जो है कारण उद्योग धंधे तथा भू राजस्व प्रणाली और कृषि व्यवस्था में भारत में अनेक बदलाव आए। अंग्रेज़ों ने अपने हितों में जो नीतियाँ अपनाई थी उसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का परंपरागत ढांचा जो था वह चरमरा गया और इस वजह से यहाँ के उद्योग धंधे सब ठप्प हो गए, सारी अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई और उनके नीतियों का इतना बुरा असर पड़ा कि यहाँ की सारी उद्योग धंधे, अर्थव्यवस्था सब चरमरा गई और सब ठप्प हो गई। प्रश्न नंबर 2, दीर्घोत्तरी प्रश्न का प्रश्न नंबर 2, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, उसके क्या दुष्परिणाम हुए। तो जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था अंग्रेज़ों ने भारत में लागू की थी, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया और भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार हो गया। चेन्नई, मुंबई क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इसमें भूमि जोतने वाले भूस्वामी माना गया। इनसे कंपनी सीधे कर लेती थी और लगान न देने पर किसानों का भूमि पर से अधिकार समाप्त कर देती थी। इस व्यवस्था से कृषि का उत्पादन भी घट गया, किसानों पर अत्याचार बढ़ गए और किंतु जो सरकारी खजाने थे उनके सरकारी राजस्व में वृद्धि होती गई। इसके चलते हमारे यहाँ के कुटीर उद्योग, दस्तकार, शिल्पकार सब पतन में या गर्त में चले गए। तो इस तरह से स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या है, तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के मतलब है कि जो जमींदार भूमि पे जिनका अधिकार होता था उनका वंशानुगत अधिकार हो जाता था और इसके दुष्परिणाम स्वरूप हमारे देश के कुटीर उद्योग, दस्तकार, शिल्पकार सब तबाह हो गए और भू राजस्व जो सरकारी राजस्व था उसमें बढ़ोतरी होती गई। दीर्घोत्तरी प्रश्न नंबर 5 का प्रश्न नंबर 3 कि 18वीं शताब्दी से में भारतीय समाज में कौन कौन सी कुरीतियाँ व्याप्त थीं एवं सरकार द्वारा उनके सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए। तो इसका उत्तर है कि 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज में कन्यावध कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। कन्या को जन्म लेते ही मार दिया जाता था और इन कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अनेक कानूनों का निर्माण किया। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति भी दयनीय थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, स्त्री अशिक्षा आदि के कारण स्त्रियों की स्थिति दयनीय या शोचनीय होती गई थी। तो सरकार ने 1829 ईस्वी में एक कानून
द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई। समाज में दास प्रथा के रूप में एक अन्य कुरीति भी पनप रही थी। गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को बेचने पर भी विवश थे। सरकार ने सन 1843 में कानून बनाकर इस दास प्रथा पर रोक लगाई। अर्थात 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज में सती प्रथा, बाल विवाह और दास प्रथा, इस तरह के ये सारी कुरीतियाँ मौजूद थी और सरकार ने कानून बनाकर इन कुरीतियों को रोक लगाई। प्रश्न नंबर 5 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के प्रश्न नंबर 4, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किए गए और उसके क्या परिणाम हुए? तो उत्तर इसका है कि ब्रिटिश प्रशासन द्वारा आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्तर पर उन्होंने शुरुआत की। कुछ भारतीयों ने इस प्रयास में उनका सहयोग भी किया। सन 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। इसमें अरबी फारसी की शिक्षा दी जाती थी। इसी क्रम में सन 1784 ईस्वी में सर विलियम जेम्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसके माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। सन 1791 ईस्वी में वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय हिंदू विधि, कानून और दर्शन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इसी तरह सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की गई। सरकार द्वारा खोले गए कुछ स्कूलों में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाया गया। धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार भारत में बढ़ता गया। अंग्रेज़ों के संपर्क आने से भारतीय आधुनिक शिक्षा ज्ञान विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, राष्ट्रीयता, विशिष्ट क्रांतियाँ और आधुनिक विचारों के संपर्क में आने से उनमें जागृति पैदा हुई। अर्थात अंग्रेज हमारे ऊपर शासन तो करना चाहते थे, पर कुछ उन्होंने भारतीय जो यहाँ कुरीतियाँ थी उन्हें हटाया, अशिक्षा थी उसमें कुछ नयापन लाया, कुछ ज्ञान और विज्ञान के जो उनके यहाँ आधुनिक विचार थे उसको उन्होंने हमारे समाज में उन्होंने छोड़ा। इस तरह से यह अंग्रेज़ों के जो सुधार किए गए उसके परिणाम हमें प्राप्त हुए। इस तरह से बच्चों आज हमने पाठ 2 ब्रिटिश प्रशासन, नीतियाँ और उसके प्रभाव क्या भारतीय समाज पर पड़े उसका इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को हमने यहाँ पे हल किया है, जिसको आप याद करिए, समझिए, बार बार सुनिए और जिससे आपको यह प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।